हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 26 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 2 फ्रॉम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट कोर्स कोड BP202T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक होगा। ये हमारा यूनिट 2 का पार्ट 2 वीडियो है, जहाँ पे हम एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, ओजोनोलाइसिस और एलाइलिक डिरेलमेंट जैसे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस को समझेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न बन रहे हो तो आप उनको भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मैं हूं डॉक्टर बजेंद्र शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है कंपाउंड इन विच हैलोजन दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन etc एटम इज अटैच्ड टू कार्बन इज नोन एज हेलो एल्केन्स, एल्किल हैलाइड्स हैविंग फॉर्मूला RX वेयर X इज हेलोजन, या ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि वो कंपाउंड जहाँ पे हेलोजन ग्रुप जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन होते हैं और किसी कार्बन से अटैच होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन हैं हेलो एल्केन्स, जी उनको हेलो एल्केन्स बोलते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि ब्रोमो, इथेन या इस तरीके से। एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, इनका ये कॉमन नेम है, पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था इस क्लास का और आज भी यूज़ करते हैं हम लोग। इनका जो फॉर्मूला होता है वो RX होता है। R मतलब एल्किल ग्रुप और X मतलब हेलोजन, इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्किल हैलाइड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे हैव लो पोलैरिटी, they are covalent compounds, they have tetrahedral geometry, they do not form hydrogen bond with water। अगर हम एल्किल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो उनके पास हाई पोलैरिटी होती है, बिकॉज जो हमारे हैलाइड ग्रुप हैं, जो हेलोजेंस हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन द कार्बन, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी तो दिखती है, इसीलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दे आर कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं, ज़रूर हैं कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन उससे कुछ भी लेना देना नहीं है सॉल्युबिलिटी इन वाटर से। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी बात सही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी पाई जाती है वहाँ पे, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के पास इस केस में, और फिर भी इसका भी कुछ लेना देना नहीं है हमारे इनसॉल्युबिलिटी से। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है आपका, यानी कि जो हमारे एल्किल हैलाइड हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, जिस वजह से वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। दैट इज राइट आंसर इज D, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन के मेथड्स को देखें तो इसमें से कौन सा जो मेथड है जो कि नहीं है, मतलब नहीं पूछ रहा है, नॉट है, याद रखिएगा क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन है हमारा A, डैरेंस मेथड। डैरेंस मेथड क्या होता है? जहाँ पर एल्कोहल को हम लोग एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डैरेंस मेथड। दूसरा हमारा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, अगर हम लोग एल्कीन्स का हेलोजिनेशन करते हैं, यानी कि हेलोजन ग्रुप को जोड़ते हैं, तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है, ये भी बात सही है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करने से एल्किल हैलाइड जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि यही आंसर होगा हमारा C। जबकि एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स, अगर जो है एसिड्स को लेकर के, जैसे कि HCl है, HBr लेकर के एल्कीन्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो भी जो एल्किल हैलाइड बनता है। जो ऑप्शन C है हमारा, वो जो है वो एल्किल हैलाइड को बनाने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए जो है आंसर जो हमारा होगा वो C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट गिव्स द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स व्हेन रिएक्ट विथ एल्कोहल। अभी अभी हमने देखा कि एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए एल्कोहल से हम बना सकते हैं, और इसे हम डैरेंस मेथड भी बोलते हैं। एल्कोहल को अगर हम लोग SOCl2 प्लस पैरिडीन की प्रेजेंस में लेकर के रिएक्शन कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्किल हैलाइड बनता है, जैसा कि आपके सामने ये मैकेनिज्म इसकी दिखाई दे रही है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डैरेंस रिएक्शन मेथड, या डार्जेंस मेथड, या फिर डार्जेंस क्या नाम है, प्रोसीजर ऑफ द एल्किल हैलाइड सिंथेसिस इसको हम बोलते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो C होगा, दैट इज SOCl2 एंड पैरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एल्किल हैलाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल। अगर आप समझिए कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, तो एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं आपके यूनिट 3 में, इसलिए हम लोग उस पर क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे।
बट SN1 SN2 मैकेनिज्म जो है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये न्यूक्लियोफाइल के पहले अटैक करने पर कुछ कंडीशंस की वजह से, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उनको रहते हुए एलिमिनेशन रिएक्शंस भी ये शो करते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के प्रति काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बड़ी खास बात है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन में होता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे पोलैरिटी दिख रही है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर हमें स्लाइट पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ हैलोजन उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज दिखता है। और ये जो है एक गुड लिविंग ग्रुप के तरीके से हो सकता है, जब भी छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर के चला जाता है। तो जो आंसर डी, जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो हमारे एल्केल हैलाइड्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पाया जाता है, और साथ ही साथ एक अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पर है, इसीलिए इस तरीके के कंपाउंड्स के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो क्या है? ऑप्शंस हैं, अ रिएक्शन दैट रिमूव्स 2 or 4 atoms from a molecule, a reaction that removes a double bond from the molecule, a reaction that removes all charges from a molecule, a reaction that completely removes a molecule, break it down into its individual atoms। देखिए, जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम लोग एक सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के ऊपर जो है कम से कम 2 एटम को बाहर निकालने की बात कर रहे होते हैं। अगर 2 एटम्स हम बाहर निकालते हैं तो हमें डबल बॉन्ड मिलता है, एक सेम सबस्ट्रेट के ऊपर से अगर 2 एटम्स बाहर निकाल लिया तो डबल बॉन्ड, 4 एटम्स निकाल लिया तो ट्रिपल बॉन्ड उसमें आ जाता है, यानी एल्कीन्स और एल्काइंस जैसी चीज़ें जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। अनसैचुरेशन जो है वो कंपाउंड में हमें देखने को मिलता है, और इसी तरीके की रिएक्शंस को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा, इट विल बी द राइट आंसर, द रिएक्शन दैट रिमूव्स 2 or 4 एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल। और जो हमारा बी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एडिशन रिएक्शंस बता रहा है। डबल बॉन्ड को हटाने का मतलब है कि वो उसमें एडिशन कर देना। बाकी के 2 ऑप्शन भी बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के लिए इनमें से कौन सी बात सही है? पहला, एल्किल हैलाइड विल ऑलवेज शो SN1 मैकेनिज्म, as branching at carbon increases E1 mechanism is favored as compared to SN1 mechanism. In unimolecular reaction increases the temperature don't favor E1 mechanism. In most unimolecular reactions of alkyl halide E1 reaction is favored over the SN1 reaction। देखिए, बहुत ही इसमें जो एक ही बात सही है। देखिए, ऐसा है, जो हमने पहले ही आपको बताया कि जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों में जा सकते हैं। जनरली वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाना की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर ब्रांचिंग कर दी जाए कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर एल्किल हैलाइड लगा हुआ है, सॉरी हैलाइड ग्रुप लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होती है, और जो रिएक्शन है आपकी वो SN1 मैकेनिज्म के बजाय E1 मैकेनिज्म को फेवर करना शुरू कर जाती है। जबकि हमेशा SN1 मैकेनिज्म शो करती है, जैसा कि ऑप्शन 1 कह रहा है। ये गलत बात है, क्योंकि हमारी जो एल्किल हैलाइड है वो E1 E2 में भी जा सकती है, वो SN1 SN2 मैकेनिज्म में भी जा सकती है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो भी गलत होगा। जो ऑप्शन डी है हमारा, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ पर एल्किल हैलाइड जो E1 रिएक्शन की बात वो कह रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो बी होगा, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन के ऊपर हम ब्रांचिंग करते हैं, यानी कि उसको सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पर E1 मैकेनिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द दैट पर्टिकुलर कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द E1 मैकेनिज्म इज रॉन्ग। देखिए, राइट नहीं पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है कि E1 मैकेनिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। रिएक्शंस बाय E1 मैकेनिज्म आर यूनिमोलिकुलर इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए, बात तो सही है, क्योंकि आपका जो E1 मैकेनिज्म होती है वो यूनिमोलिकुलर होती है एक, और इसलिए जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की तरफ चलती है। नेक्स्ट, रिएक्शन बाय द E1 मैकेनिज्म आर जनरली फर्स्ट ऑर्डर। ये भी बात सही है, क्योंकि जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं, E1 वाली, E2 वाली जो होती हैं वो सेकेंड ऑर्डर की होती हैं। रिएक्शन बाय द E1 मैकेनिज्म यूजुअली अकर्स इन 1 स्टेप। ये बात गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि जो E1 मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में हमारा कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है उसके ऊपर एडिशन होकर के और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसीलिए ये 2 स्टेप्स में होती हैं E1 मैकेनिज्म, 1 स्टेप में नहीं होती। इसलिए जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा सी, दैट इज रिएक्शंस बाय द E1 मैकेनिज्म यूजुअली अकर्स इन 1 स्टेप इज अ रॉन्ग statement and it will be the right answer for this question. Next question is
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द E2 मैकेनिज्म इज रॉन्ग। अब देखिए E1 पूछा था, अभी E2 पूछ रहा है। रिएक्शन बाय द E2 मैकेनिज्म आर ऑलवेज बाई मॉलिकुलर, बिल्कुल सही बात है। रिएक्शन बाय द E2 मैकेनिज्म आर जनरली सेकेंड ऑर्डर, ये बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सबस्ट्रेट हैं और जो रिएक्टेंट हैं उन दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर ये रिएक्शन जो है निर्भर करती है, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका वो निर्भर करता है। रिएक्शंस बाय द E2 मैकेनिज्म यूजुअली अकर इन वन स्टेप, बिल्कुल सही बात है। E2 मैकेनिज्म का मतलब ही है ट्रांजिशन स्टेट बनना, और ट्रांजिशन स्टेट बनते समय हमारा जो कंपाउंड है या जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो एक तरफ से अटैक कर रहे होंगे, दूसरी तरफ से ग्रुप निकल रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी कि एक स्टेप में ही रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिएक्शंस बाय द E2 मैकेनिज्म यूजुअली अकर्स इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में नहीं होती E2 मैकेनिज्म, हमेशा 1 स्टेप में होती है। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, डी, दैट इज रिएक्शन बाय द E2 मैकेनिज्म यूजुअली अकर इन द 2 स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको एक रिएक्शन दिखाई जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शंस हैं आपके, कुछ प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए हुए। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो ये प्रोडक्ट है उसमें दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर हमारा Br जो है वो लगा हुआ है, और ये एक एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में हमने नॉर्मल कंडीशन में NaOET डाला हुआ है, यानी कि सोडियम एथिटेट और इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करा रहे हैं। सिंपल सा यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, Br बाहर निकलेगा और एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा कार्बन से, लेकिन कहाँ से निकलेगा ये जानने वाली बात है। जो ऑप्शन हमारे क्या नाम है ए और सी हैं वो तो पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इसको फॉलो नहीं कर रहे एलिमिनेशन को। लेकिन बी और डी को देखें अगर आप ध्यान से, तो दोनों ही एलिमिनेशन प्रोडक्ट के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर एक Br निकलेगा एक हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन इसमें से भी जो आप बी वाला ऑप्शन है अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो एज पर द सेड्जफ रूल ने कहा था कि जब नॉर्मली हमारे एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं तो जो हाइड्रोजन निकालना है आपको, आप उस कार्बन से निकालते हैं जहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, या फिर जहाँ पर क्या नाम है जो सेकेंडरी या टर्शरी कार्बन हो वहाँ से ही हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। सॉरी, खास करके सेकेंडरी कार्बन हो वहाँ से ही हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। तो एज पर द सेड्जफ रूल जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी कि सेड्जफ रूल में ये कहा था कि जो मोस्ट स्टेबल, हम लोग बाद में देखते हैं मॉलिक्यूलर क्या नाम है इसके इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के द्वारा, तो हमें ये पता चलता है कि जो बी ऑप्शन, जो बी प्रोडक्ट तब बनेगा क्योंकि जो बीच में कार्बोकैटायन बन रहे हैं वो मोर स्टेबल बनते हैं जब ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग होने की वजह से कार्बन के ऊपर स्टेबिलिटी आती है, और उस स्टेबल आयन के फॉर्मेशन की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा जो है ऐसा बनेगा कि उस कार्बन से हाइड्रोजन निकले जहाँ पर पहले से ही ब्रांचिंग रहे। तो इसलिए जो बी आंसर है वो, सॉरी ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is correct? E2 is a concentrated reaction in which bonds break and new bonds form at the same time in a single step. सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया था। Order of the reactivity of alkyl halide towards E2 dehydrohalogenation is found to be tertiary, secondary and primary. ये बात भी सही है। In E2 elimination different stereomers converted into different stereo product, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो SN1 SN2 रिएक्शन हो या तो E2 रिएक्शंस हो, ये सब के सब जो है स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस क्या नाम है पर्टिकुलरली कोई स्टीरियो आइसोमर जब हम लेंगे या लेंगे उसी के हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। इसीलिए ये जो तीनों बातें हैं वो सही लिखी हुई हैं। इसीलिए जो ऑल ऑफ द एबव है या ऑल ऑफ द मेंशन जो ऑप्शन है इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर आपको एक रिएक्शन दिखाई जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी जो प्रोडक्ट है वो क्या नाम है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एंड देयर आर सम फिर ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस को देखने के बाद फिर हमें पता चलता है कि ए और सी जो है वो फिर से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो सब्स्टिट्यूटेंट प्रोडक्ट दिखा रहा है और सी में जो एलिमिनेशन दिखाई जा रही है या डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो गलत जगह दिख रहा है। तो ए और सी को हटा दीजिए। बी और डी में अब एक बार फिर से ध्यान देंगे, ऐसे केस में जब जो है ऐसा ग्रुप आपके ऊपर अटैक कर रहा है जो रिएक्टेंट है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हमको दिखाई दे रही है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी सेड्जफ बनेगा या हाफमैन रूल के हिसाब से बनने लगेगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा जहाँ पर
ब्रांचिंग नहीं है कार्बन पर, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा पिछली वाली रिएक्शन का। और इस तरीके के स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से जो टर्मिनल कार्बन है वहाँ से लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, जिसकी वजह से हमें डी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। नॉर्मल कंडीशन में बी बन रहा था और हाफमैन रूल के हिसाब से क्या बनेगा यहाँ पर, डी बनेगा, क्योंकि ये जो आप अल्कोहल ले रहे हैं वो एक बल्की अल्कोहल है, इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement regarding mechanism of elimination reaction is wrong? The E1 mechanism is usually unimolecular in the rate determining step. The E2 mechanism generally occurs under highly basic condition. The E2 mechanism is stereo specific. The E1 mechanism does not require a base. देखिए E1 mechanism जो होती है वो यूनिमोलिकुलर होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसका जो होता है यूनिमोलिकुलर होता है। कहने का मतलब ये रिएक्शन जो है या तो सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे या फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे फॉलो करती है, ये बिल्कुल सही बात है। E2 मैकेनिज्म में हमको हाईली बेसिक कंडीशंस देनी पड़ती है। अभी जो भी E2 मैकेनिज्म की आपने मैकेनिज्म देखी होगी, रिएक्शंस देखी होगी, वहाँ पे हमें बेसिक कंडीशंस लेनी पड़ती हैं, ये बात भी सही है। जो हमारा E2 मैकेनिज्म है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, ये बात अभी हमने डिस्कस की थी। लेकिन जो E1 मैकेनिज्म है उसको बेस नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो बेस कैटलाइज्ड होती हैं। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, रॉन्ग आंसर हमें चुनना था। इसीलिए द E1 मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ बेस, दैट इज डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेजिडुअल सेलेक्टिविटी ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन इज रॉन्ग। फिर से रॉन्ग पूछ रहा है। मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल एल्कीन्स आर जनरली फॉर्म्ड प्रेफरली बाय द बोथ E1 एंड E2 मैकेनिज्म। Substrate with a poorer nucleophase tends to give the less substituted alkenes. Strictly hindrance bulky bases tends to give the less substituted alkenes. Reactions by the E1 mechanism are generally less regioselective than those the E2 मैकेनिज्म। अभी जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने एल्किल हैलाइड और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है, उनसे पता चलता है कि जो हमारा डी ऑप्शन है इट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज जो E1 मैकेनिज्म हो या E2 मैकेनिज्म हो, दोनों में ही हमको रेजियो सेलेक्टिविटी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि E1 वाले में कम दिखेगी, E2 वाले में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रेजियो सेलेक्टिविटी पे या स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे हम लोग बहुत सारे प्रश्न जो है वो मिलते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो है डी ऑप्शन जो है वो दिख रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए जो है ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स बाय द E1 मैकेनिज्म इन द इथेनॉल मोस्ट रेडली। इन सब में से कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो कि इथेनॉल के साथ बहुत तेज़ी से, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है जो E1 मैकेनिज्म में बहुत तेज़ी से जाएगा जब हम लोग इथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा ये भी एक प्रश्न हो रहा है, लेकिन काफ़ी ट्रिकी प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि E1 मैकेनिज्म पे तभी कोई चीज़ जाएगी, E2 मैकेनिज्म पे तब जाएगी जबकि आपके OH ग्रुप को या न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए आसानी हो। कहने का मतलब वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। लेकिन जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उस कार्बन के ऊपर जहाँ पर एल्किल हैलाइड लगा है या जो लिविंग ग्रुप है वो लगा हुआ है, उसके ऊपर जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ाते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा उसको आप प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी कार्बन की तरफ ले जाएंगे, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में भी दिक्कत आती है। इसीलिए E2 मैकेनिज्म ना होकर के वो कौन से में जाता है, E1 मैकेनिज्म में जाता है। इसीलिए जो डी ऑप्शन है हमारा, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टर्शरी कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये आंसर होगा हमारा, क्योंकि इस केस में E1 मैकेनिज्म जो है वो आसानी से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन जो है यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ E1 रिएक्शन इज E1 है। E1 रिएक्शन में हम लोग बार बार देख रहे हैं, जो मैकेनिज्म हमने देखी थी उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जब E1 मैकेनिज्म होती है तो सबसे पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकलता है। उस लिविंग ग्रुप के निकलने की वजह से एक कार्बोकैटायन का जो है वो फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना अच्छा हमको प्रोडक्ट या वही मेजर प्रोडक्ट हमें बन करके मिलता है। तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, कार्बोकैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जेटसेफ रूल या सेटजेफ रूल। कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया कि सेटजेफ रूल या जेटसेफ को किस और नाम से जानते हैं,
तो जेटसेफ रूल हो या सेटजेफ रूल हो, ये एक ही है। जेटसेफ रूल या सेटजेफ रूल, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस में उसको सॉल्व भी किया था, तो हमने देखा था कि ये रूल क्या कहता है कि वो प्रोडक्ट बनेगा, वो एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिलता है। द हाईली जो ऑप्शन है आपके, द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यही सेटजेफ रूल कहता है कि जब नॉर्मल कंडीशन में हम रिएक्शंस कराते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस जैसी चीज़ हमें रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट में नहीं देखने को मिलती है, तो जनरली जो हाइड्रोजन का निकालते हैं, जो हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड आप लगाते हैं, वो उस कार्बन से निकलता है जहाँ पर पहले से ही ब्रांचिंग उपलब्ध हो या फिर सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा हुआ हो। तो इसीलिए जो आंसर ऑप्शन ए है, इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सी बातें इसमें से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स ब्रोकन बाय ओजोन इन एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एजो कंपाउंड्स। जब कोई भी एल्कीन या एल्काइन है जहाँ पे विनाइल जैसा ग्रुप देखने को मिलता है, तो वहाँ पर ओजोनोलाइसिस आसानी से हो सकती है, क्योंकि जो हमारा O3 है ओजोन, वो वहाँ पे आसानी से अटैक कर सकता है। इसी तरीके से जो एजो कंपाउंड्स हैं वहाँ पर भी अनसैचुरेशन होने पर ये अटैक कर सकता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है। दूसरा ऑप्शन है अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जब इसकी मैकेनिज्म आप देखते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। और एडिशन हो रहा है, जुड़ जाता है दोनों डबल बॉन्ड के ऊपर ओजोन जा करके, इस वजह से ये एडिशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट ओजोनाइड, जब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है फर्स्ट स्टेप में, तो जो प्रोडक्ट बनता है या जो इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट को हम लोग ओजोनाइड के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये तीनों बात जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन विथ ओजोन फॉलोड बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक जिंक HCl विल गिव। देखिए ओजोन के साथ जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं, खास करके एल्कीन से एल्काइंस के ऊपर, तो पहले तो ओजोनोलाइड बनता है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग क्या नाम है, रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो प्रोडक्ट अलग बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो प्रोडक्ट अलग बनता है। रिड्यूसिंग एजेंट डालने पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कार्बोनिल ग्रुप हमें देखने को मिलता है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है एल्डिहाइड या कीटोन्स। तो इसलिए जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्योंकि जब भी हम लोग क्या नाम है जिंक और HCl की को लेकर के सेकंड स्टेप में रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के रिएक्शन करेंगे ओजोनोलाइसिस के बाद, तो जो है हमें एल्डिहाइड और कीटोन ही जो है वो मेजर प्रोडक्ट्स में मिलेंगे। ये इन दोनों में से कोई एक मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं, कोई ज़्यादा मिल सकता है, कोई कम भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन द ओजोन फॉलोड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप मिलते हैं, अगर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप डालेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा, यानी कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसीलिए जो आंसर होगा वो यहाँ पर सी होगा, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ओजोनोलाइसिस के ऊपर इस तरीके के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको कुछ रिएक्शंस दे दी जाए और पूछा जाए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट है तो कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। ओजोनोलाइसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एज एन प्रोडक्ट, दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं, ओजोनाइड बना, एंड देन उसके बाद अगर हमने उसका रिडक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड मिल सकता है, जैसा कि अभी हम लोग देखा है पिछले दो क्वेश्चंस में। और ये इस बात का को प्रेजेंस करता है या इस बात को कंफर्म करता है कि उस कंपाउंड के अंदर एक विनाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। विनाइल ग्रुप क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विनाइल ग्रुप का मतलब है जहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड C, दैट C कार्बन जो दूसरा वाला कार्बन है, या जो कार्बन्स हैं जो कि डबल बॉन्ड्स में लगे हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विनाइल कार्बन कहते हैं। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर है तो इस तरीके की रिएक्शंस जो हैं ओजोनोलाइसिस वाली हो सकती हैं, जो कि आपके सामने रिएक्शन के रूप में एक एग्जांपल हमने रखा है। इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, दैट इज़ अ विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप रहेगा तो ही जो है ओजोनोलाइसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एसीटोन एंड प्रोपेनल्डिहाइड in equimolar amounts, identify A from the following
फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए फिर से वही बात हो रही है कि ओजोनोलाइसिस जब हम कर रहे हैं एसीटोन और प्रोपेनॉल्डिहाइड मिल रहा है, यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड हमको प्राप्त हो रहा है, और किसके साथ अगर रिएक्शन करें तो ये बने। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था, हमने कहा कि ओजोनोलाइसिस तब होती है जब हम विनाइल ग्रुप देखते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो जो सबसे सही हमको ग्रुप देखने को मिलेगा विनाइल के रूप में वो होगा 2-मिथाइल 2-पेंटीन, जो कि सबसे ज़्यादा फेवर करेगा इस तरीके की रिएक्शन को होने के लिए। तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा 2-मिथाइल 2-पेंटीन, क्योंकि पहले में दूसरे में दिक्कत ये है, जो हमारा जो मिथाइल ग्रुप है उसके होने की वजह से जो साइक्लाइजेशन होता है, जो ओजोनोलाइड बनती है, वो बनने में मदद मिलेगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विनाइल हैलाइड। ये काफ़ी पूछा जाता है, विनाइल हैलाइड या विनाइल अल्कोहल के नाम से कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से स्ट्रक्चर भी दिया जा सकता है, पूछा जाएगा कि कौन सा है। तो हम लोग सिंपल सा जो अभी हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप देखिएगा, विनाइल कार्बन और एलाइल कार्बन के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो जो हमारे सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप है, इसमें जो दोनों कार्बन जो कि डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इन दोनों कार्बन्स को हम लोग विनाइल ग्रुप या विनाइल कार्बन कहते हैं। और इस पर्टिकुलर ग्रुप को अगर ये कहीं पे लगा है एज अ फंक्शनल ग्रुप तो इसे हम क्या कहेंगे, विनाइल ग्रुप। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर फिर से एक जो कार्बन लगा हो, नेक्स्ट कार्बन जो होता है, उस नेक्स्ट कार्बन को हम लोग एलाइल कार्बन कहते हैं। और इस तरीके का ग्रुप जहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके की चीज़ जब देखने को मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलाइल ग्रुप। तो अगर आप ये जो भी एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखें, चाहे वो 1-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन हो, चाहे वो क्लोरोइथीन हो, या 1-क्लोरो-3-फिनाइल प्रोपीन हो, इन सब के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इन सभी जगहों पर हमको विनाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ एक हैलाइड ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। सबसे सिंपल तरीका ये कि आप इन सब के स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपकी जो क्वेश्चन की क्लैरिटी है वो और अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एलाइलिक कार्बन। इसमें से कौन सा जो आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में हमको बताना है टोटल यहाँ पर 6 कार्बन हैं, जिसमें से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कार्बन की हमने नंबरिंग की है। और आपसे कहा जा रहा 7 कार्बन है और इनकी आपसे पूछा जा रहा है कि ये 1, 2, 3, 4 में से कौन सा कार्बन जो है वो एलाइलिक कार्बन है। तो जैसा अभी हमने देखा था, एलाइलिक कार्बन जो होगा वो दूसरे नंबर वाला कार्बन है हमारा, क्योंकि पहला नंबर वाला क्या है, विनाइल कार्बन, और उस विनाइल कार्बन से जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, दैट कार्बन इज़ नोन एज हमारा एलाइलिक कार्बन। और ये इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक ग्रुप। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। जो एलाइलिक कार्बन होता है वो एक कार्बन एटम है जो कि बॉन्डेड होता है विथ अ कार्बन एटम, जो कि एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, उससे जस्ट बगल वाला कार्बन इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। या फिर हम कह सकते हैं जो अल्फा कार्बन है डबल बॉन्ड से, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, एलाइलिक कार्बन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is incorrect about the allylic halide? The position adjacent to alkene, that is carbon carbon double bond, often show decrement in the reactivity. SN1 reactions of allylic halides are possible. Allylic bonds are often weaker and therefore more easily broken. Stability of the allylic radical can be utilized in the preparation of एलाइलिक हैलाइड्स। तो इसमें से हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, उसमें अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था। दूसरा जो है ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रिएक्शंस बिल्कुल वैसे ही देते हैं जैसे कि आपके एल्कीन्स देती हैं, वैसे ही जो एलाइलिक हैलाइड्स हैं या एल्किल हैलाइड्स देते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी देंगे। जो हमारा सी ऑप्शन है वो गलत लग रहा है। गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि जो एलाइलिक बॉन्ड अगर कहीं पर है या एलाइलिक ग्रुप हमें कहीं देखने को मिलता है तो वहाँ पर रेजोनेंस बनता है अगर हम लोग उसको कैटाइंस में कन्वर्ट करते हैं। बीच में जो आपका E1 मैकेनिज्म या SN1 मैकेनिज्म में जब वो जाता है, और ये काफ़ी स्टेबल होता है, तो इसलिए ये वीकर नहीं है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के रूप में या स्ट्रॉन्गर ग्रुप में हमें मिलता है और इसे हम इजीली जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो आंसर होगा हमारा वो होगा सी, दैट इज़ एलाइलिक बॉन्ड्स आर ऑफन वीकर एंड देयरफॉर मोर इजीली ब्रोकन इज एन इनकरेक्ट क्या नाम है स्टेटमेंट अबाउट द एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्या नाम है दिस पार्ट। एलाइलिक rearrangement is double bond migration to form a new molecule and this reaction is catalyzed by। ये एक प्रश्न है
कि एलाइलिक रीअरेंजमेंट जब हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है एक सबस्ट्रेट में ही, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहा है और उसके जाने की वजह से हमें एक नया मॉलिक्यूल जो है वो प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन कैटलिस्ट बिना कैटलिस्ट के नहीं होती, ये बड़ी ध्यान की बात है। कौन सा कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं, एसिड बेस या दोनों एसिड या बेस। तो ये जो रिएक्शन है ये दोनों एसिड और बेस के प्रेजेंस में हो सकती है। चाहे आप एसिड डालिएगा तब भी माइग्रेशन होगा डबल बॉन्ड का, यानी रीअरेंजमेंट होगा हमारे मॉलिक्यूल का। अगर आप एसिड डालेंगे तब भी, बेस डालेंगे तब भी, दोनों होगा। इसीलिए जो आंसर है हमारा वो सी होगा। इसको एक क्वेश्चन इस पे और बनता है कि जो एलाइलिक रीअरेंजमेंट है वो किस मैकेनिज्म के द्वारा हो सकता है। SN1 मैकेनिज्म के द्वारा हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा हो सकता है, या दोनों मैकेनिज्म के द्वारा हो सकता है। तो एलाइलिक रीअरेंजमेंट जो है वो दोनों मैकेनिज्म के द्वारा हो सकता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड अगर दोनों मैकेनिज्म शो करते हैं तो हमारा एलाइलिक रीअरेंजमेंट जो है वो भी दोनों मैकेनिज्म जो है वो शो करता है। तो इसलिए इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं इनके ऊपर तो आप उनका आंसर कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 26 क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 2 पार्ट 2। यूनिट 2 का भी पार्ट 2 वीडियो था। टोटल 51 क्वेश्चंस हमने आपको यूनिट 2 से प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं मिल रहा है और आप उसका आंसर नहीं जानते हैं या जानते भी हैं और आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो और हम उसका आंसर कर पाएँ। साथ ही साथ उसको हम आगे जो हमारा पूरे यूनिट का एक हम अलग से आपको एक देंगे उसमें हम उसे ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल अगर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF का लिंक है वो कुछ दिनों में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।